हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। जो भी कंट्री, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को जाके अटैक करती है, इजराइल उसको मार गिराती है। अभी yesterday we read about the Hezbollah chief general who was killed by Israel by making an attack in Beirut, which is the capital of Lebanon. And right after that came a news कि हमास का जो लीडर है, जो कि ईरान में था, हानिए, उसको भी मार गिराया इजराइल ने। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस हमास एंड 7 अक्टूबर 2023 से लेके अभी तक ये हमास इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है। दूसरी बात, ईरान इसके बारे में क्या करेगा जहां पे कोई और देश विच इज इजराइल आके किसी और फॉरेन नेशनल को आके मार गिराता है। Thirdly, what will be India's stance on this? क्या इंडिया अभी भी न्यूट्रल रहेगा कि क्या इंडिया कोई ऐसी स्टेटमेंट करेगा जो या फिर प्रो इजराइल हो या एंटी इजराइल? सो चलिए आइए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बट बिफोर दैट I'd like to make an announcement which is a very very nice initiative made by Maluka IAS. You see, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का मन होता है कि हम उन कैंडिडेट से बात करें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर ईयर AIR 58 वैभव आनंद शर्मा, Maluka IAS has made sure that he comes and helps you out in your UPSC preparation. ये पर्टिकुलर सेशंस 3 दिन में होंगे, 2nd, 3rd and 4th August, and that too free of cost on the Maluka IAS application, जहां पे वैभव आनंद शर्मा ना ही आपके साथ बैठ के आपके यूपीएससी प्रेपरेशंस की टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, बट साथ ही साथ ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ गाइडेंस इन एथिक्स एज वेल एज essay writing practices. And to avail this wonderful opportunity, please register today, download the Maluka IAS application and register for it free of cost. अब चलिए let's understand what has happened. बट बिफोर दैट हमें ना हमास के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये ईरान में क्या हुआ है कल। सो अगर हम बात करें अबाउट इजराइल, इजराइल के आगे पीछे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं बार बार अटैक करती हैं। टू बी प्रिसाइज 4 बार अटैक्स हुए हैं, अरब इजराइल वॉर्स, एंड चारों के चारों किसने जीते हैं? इजराइल ने जीते हैं। अब जब भी हम किसी वॉर को जीतते हैं उसके बाद क्या होता है? वी टेक अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? एंड दैट इज व्हाट इजराइल हैज आल्सो डन। सो इजराइल के इस तरफ एक एरिया है कॉल्ड द गाजा पट्टी या फिर द गाजा स्ट्रिप, और ये पर्टिकुलर एरिया या फिर ये गाजा पट्टी इजराइल ने किससे ली है? इजिप्ट से ली है आफ्टर द 1967 वॉर। इनफैक्ट अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और एरिया है कॉल्ड द वेस्ट बैंक। इजराइल ने ये वेस्ट बैंक किससे लिया है? जॉर्डन से लिया है, ये भी 1967 की वॉर के बाद। और ऊपर यहाँ पे है सीरिया, सीरिया में से उन्होंने एक जगह ली है कॉल्ड गोलन हाइट्स। ये सारी की सारी चीजें वॉर्स का एक नॉर्मल सा रिजल्ट ही होता है। अब हुआ ऐसा कि इजराइल में रहते हुए जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं, इजराइल ने उनको बोला कि आप गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में रह सकते हैं। अभी वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां से ऑपरेट करती है कॉल्ड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यहीं पे अगर हम गाजा स्ट्रिप की बात करें तो एक मिलिटेंट ग्रुप रहता है जिसका नाम है हमास। हमास इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में जो अटैक हुआ था वो हमास ने ही किया था इजराइल के ऊपर, जहां पे उन्होंने एयर, लैंड, वाटर हर जगह से अटैक किया था। इनफैक्ट 5000 मिसाइल साथ में फेंक दी थी, जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई थी इस पर्टिकुलर वॉर की। तो इस हमास का जो लीडर है वो गाजा पट्टी में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? ईरान में रहते थे। और इजराइल ने ईरान में जाके इनको मार गिराया है। ही वाज कंप्लीटली अनाइलेटेड। उसके साथ आगे पीछे सारे के सारे सिविलियंस, कोलैटरल डैमेज सब हुआ है।
लेकिन इस चीज का इम्प्लीकेशन क्या है ऑन इंटरनेशनल लॉ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस, and I would like to hear about your opinions on the same. So this is the leader who has been assassinated yesterday by Israel. तो हमें पता होना चाहिए उनका नाम क्या है, इस्माइल हानिये, राइट? और ये हुआ कब था? ईरान के भी प्रेसिडेंट का आपको पता ही है। अभी इनिशियली इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ, बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, उनमें से एक अटैक जो था वो ईरान ने भी किया था ऑन द इजरायली एम्बेसी। फिर उसके काउंटर अटैक में इजराइल ने भी कुछ किया। अच्छा, फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम राइसी, वो उनकी मृत्यु हो गई। और फिर ऑब्वियसली एक और प्रेसिडेंट बनना था। तो अभी हाल ही में ईरान के एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जिनका नाम है मसूद पेजेश्किन। मसूद पेजेश्किन की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, वहां पे दुनिया भर के सारे लीडर्स को न्योता मिला था, इनविटेशन मिला था। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी न्योता मिला था और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भी बुलाया गया था। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं गए, जो गए वो थे नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी वाज द वन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन। और अगर आप इसको YouTube में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी नारे लग रहे थे, और वो नारे क्या थे? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ऐसे टाइप के नारे लग रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि ईरान का पूरा पॉलिसी क्या है। अभी उसी दौरान अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ जहां पे इस्माइल हानिये, द लीडर ऑफ हमास, वाज अनाइलेटेड बाय इजराइल इन ईरान, राइट? सो अब अगर हमने थोड़ा बहुता तो हमें पता चल गया, अब हम बात करते हैं हमास ग्रुप के बारे में, जो कि गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करते हैं। अब पहली बात तो ये है कि दिस वाज बेसिकली मेड इन एंड अराउंड 1987। अब बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि गाजा स्ट्रिप में इन लोगों को, एक ग्रुप को, एक मुस्लिम ब्रदरहुड को बनाने वाले जो लोग थे वो इजरायली था। कहते हैं इजराइल ने एक मुस्लिम ब्रदरहुड बना दिया था गाजा स्ट्रिप में और उनको बोला था यू टेक केयर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम और आप वहां पे नहीं बैठे, तो हम और आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। कभी वो न्यूज जो सोर्सेज होते हैं वो रिलायबल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। सो बोलने वाले लोग ये बोलते हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड एक्चुअली क्रिएट किसने किया था? इजराइल ने किया था। लेकिन फिर एक इवेंट होता है इन इजराइल जहां पे एक मिलिटेंट ग्रुप बनता है गाजा स्ट्रिप में। उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब क्या होता है? पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट द इजराइल। सो हुआ ऐसा कि जो गाजा स्ट्रिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे बहुत सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज रहते हैं। सो हुआ ऐसा कि वहां पे एक रेफ्यूजी कैंप था कॉल्ड जबालिया रेफ्यूजी कैंप, और इस जबालिया रेफ्यूजी कैंप में इजराइल की एक मिलिट्री ट्रक गया और कुछ पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई। अब नाउ देयर आर टू नैरेटिव्स टू द स्टोरी, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट? द नैरेटिव ऑफ द इजराइल गवर्नमेंट इज कि भाई हमने जानबूझ के नहीं मारा था पैलेस्टीनियंस को जबालिया रेफ्यूजी कैंप में, वो तो एक्सीडेंटल था। लेकिन द नैरेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियंस इज ये तो भाई हमको आके मार रहे हैं, जानबूझ के मार रहे हैं। तो वही मुस्लिम ब्रदरहुड में बातचीत शुरू हुई कि यार हम कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड है जहां पे इजराइल आके हमारे लोगों को मार रहा है और हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो उस इंसिडेंट के वजह से पैदा हुआ एक मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हमास, जिसका एक ही नैरेटिव था, उसका एक ही सोच थी दैट वी हैव टू डिस्ट्रॉय इजराइल। ये मैं नहीं कह रही, ये उनका बकायदा चार्टर कह रहा है। सो अगर हम बात करें 7 अक्टूबर 2023 को, तो यही ग्रुप था जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। सो लाइक आई सेड, इट गवर्न्स द गाजा स्ट्रिप एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो काफी सारे कंट्रीज इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है,
especially United States, European Union and many others, right? So अगर हम बात करें about Hamas, तो इनकी इस्लामिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इजराइल में कोई, मतलब इजराइल रहे ही ना, वहां पे पैलेस्टीन रहे, क्योंकि उनके हिसाब से हमेशा से वहां पे पैलेस्टीन था. इजराइल के हिसाब से हमेशा से वो एक ज्यूइश होमलैंड था. अब कौन सही है कौन गलत, वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज यू सी हिस्ट्री में एक छुपा हुआ है शब्द कॉल्ड स्टोरी, और वो स्टोरी ज्यादा लोग जब सुनाते हैं तो हम उसको एक फैक्ट मान लेते हैं. हमें नहीं पता कि क्या हुआ, एंड हमारी सब्जेक्टिविटी किसी ने सुननी भी नहीं है, तो वी कैन ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स. So they basically want to make a Palestine which is based on the Sharia law. Resistance against Israel, I've already told you, they're not very happy with them. And this entire incident started with the killing of the Palestinians in the Jabalia refugee camp, जो Israeli military truck के द्वारा हुआ था. And now the man who has been annihilated or killed by Israel, his name is Ismail Haniyeh. बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है. अच्छा, यूजुअली बताऊं क्या होता है, ये हमास के जितने भी लीडर्स हैं ये गाजा स्ट्रिप में रहते ही नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हम गाजा स्ट्रिप में रहेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, वहां पे तो अटैक्स होंगे. तो ये लीडर्स ना कहीं ऐसे देश में चले जाते हैं जो एंटी इजराइल होते हैं, जिससे हमें ये चीज भी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है. और वैसे भी हमने काफी बार इस चीज के बारे में चर्चा की है कि चाहे वो हिजबुल्ला हो, उसकी भी ट्रेनिंग किसने कराई, ईरान ने. हाउती रिबेल ग्रुप हो यमन में, उसको भी ट्रेन किसने किया, ईरान ने, राइट. हमास को भी कौन शेल्टर देता है, ईरान. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमास नहीं, ईरान भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है because of this particular incident, right? So he has guided Hamas's strategy and he is basically absolutely against Israel's occupation. You use the term occupation, why? Because मैंने जैसे आपको बोला था 4 अरब इजराइल वॉर्स हुई, तो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन तो हुई ना, तो इजराइल एक्सपैंड हो गया. सो फॉर एग्जांपल इनिशियली जो इजराइल बना था, जो मैप यूएन के पार्टीशन प्लान में था, और जो इजराइल का मैप आज की डेट पे है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. सो दे कॉल इट इलीगल ऑक्यूपेशन. इजराइल सेज इलीगल काहे का, हम तो वॉर जीत के हमने वो चीज हासिल की है, ये डेफिनेटली हमारा एरिया है. सो दैट्स द फाइट दैट इज हैपनिंग. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन which has been claimed as a terrorist organization by the biggest developed countries, Hamas, it will lose a very important leader. तो देखते हैं कि अब ये और कितनी आगे चलेगी ये वाली वॉर. इंक्रीज टेंशंस तो इस तरीके से कि हमास को तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ईरान भी अब बिल्कुल खुल के सामने आ गया है और उसने कहा है कि हम तो इजराइल के खिलाफ है. उधर तुर्की ये पता नहीं कौन सी सदी से बोल रहा है कि हम भी इजराइल के खिलाफ है. तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर अगेन. लेबनान में भी जाके इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन करके इजराइल ने फौज शुकर को मारा, जो कि एक चीफ जनरल था ऑफ द हिजबुल्ला. तो आने वाले समय में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज पीपल आर कमिंग टुगेदर अगेंस्ट इजराइल. ऊपर से रशिया ने भी बोल दिया है कि इजराइल को वो हिजबुल्ला वाला अटैक नहीं करना चाहिए. इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट फॉर ईरान. और इंडिया ने तो कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज इंडिया स्टांस इज न्यूट्रल, विच इज वेरी गुड. बिकॉज व्हाई शुड वी गेट इनटू समबडी एल्सेस प्रॉब्लम्स? We should keep it to ourselves till the time it doesn't involve us. We don't need to get involved in it, right? That is our stance, not from today, from time immemorial, right? Political repercussions भी होंगे, इंटरनेशनल रिएक्शन तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे अपने न्यूज़पेपर में कि रशिया क्या बोलेगा, पता नहीं इंडिया क्या बोलेगा. बट हमें इतना पता है कि नितिन गडकरी साहब जो वहां पे गए थे, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वापस आ गए हैं और उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर. एंड सिंबॉलिक इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा कि लोगों को दिमाग में आ चुका है कि हमास कहीं ना कहीं उनका एक वाइटल एलिमेंट लूज कर चुका है, राइट? सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, I'd like to give you a mains practice question from this very relevant topic for all the UPSC aspirants. So, discuss the potential consequences of the assassination of Ismail Haniyeh
a prominent Hamas leader, on the political and security dynamics in the Gaza Strip, analyze how such an event could affect Palestinian internal politics, regional stability, and international diplomatic relations. So kindly take your pen and paper and start writing this and get it corrected from your mentors. And before I end this particular video, I'd like to make two very important announcements. Maluka IAS has come up with the very, very good test series which is aligned with the UPSC pattern, जहां पे 2025 में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, उनको मिलेंगे 64 टेस्ट, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस, और ना ही सिर्फ क्वेश्चंस, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस की डिस्कशन भी होगी बाय आवर टॉप मेंटर्स इन बोथ द मीडियम, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, and that too at very, very affordable cost. So do not waste this opportunity and get registered for our test series today. And finally, Maluka IAS is also brought down considerably the cost of their very, very loved monthly current affairs series, which is called the To The Point Monthly Current Affairs. एक एस्पिरेंट को ये भी दोनों माध्यम में मिलेंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, at an extremely affordable cost. So what are you waiting for? Join us today and help us convert your dream into a reality. Thank you very much.